हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग साइंस के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है ध्वनि, उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हम हमेशा कर रहे हैं, ये सब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। ज़्यादा विस्तृत हम नहीं पढ़ा रहे हैं, सभी फैक्चुअल डाटा हम इसमें लेकर आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ध्वनि। साउंड एक्सप्लेन है। ठीक है, बात करते हैं ध्वनि। ऊर्जा का वह रूप है, ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है जो श्रवण की संवेदना पैदा करता है। ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है जो श्रवण की संवेदना पैदा करता है। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, ये जो है तरंगों के रूप में गमन करती है। तरंगों के रूप में गमन करती है। हम बात करते हैं ध्वनि की चाल की, तो यह सभी माध्यम में, ध्वनि की गति की हम बात करते हैं, सभी माध्यम में गतिमान है। ठोस में भी चल सकती है, द्रव में और गैस में भी यह गतिमान करती है। ठीक है, और सबसे अधिक चाल जो इसकी होती है ठोस में होती है, फिर इसके बाद द्रव में होती है और सबसे कम गैसों में होती है। तो हम विभिन्न स्रोतों में बात कर लेते हैं ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो आपके सामने कुछ डाटा हम रख रहे हैं, जिससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। ठीक है, हम बात करते हैं 0 डिग्री शुष्क वायु की बात करते हैं। 0 डिग्री पर शुष्क वायु का 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल हो जाएगी 332 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, शुष्क वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी जाएगी, 332 मीटर पर सेकेंड। शुष्क वायु की हम बात करते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी, 344 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन की 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी हो जाती है, तो 1284 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं समुद्री जल की। समुद्री
जल की 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होगी? तो ध्वनि की चाल हो जाएगी 1531 मीटर पर सेकेंड। तांबा की बात करते हैं, कॉपर। इन सबसे क्वेश्चन पीसीएस, यूपीएससी, आरओ और भी सभी एग्जामों में आए हुए हैं, इसलिए मैं इसको इम्पोर्टेंट तौर पे आपके सामने रख रहा हूँ। 20 डिग्री सेल्सियस पर तांबा में ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? तो 3750 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बात कर लेते हैं एल्युमिनियम की कितनी होती है? एल्यूमिनियम का सिंबल एल होता है। एल्यूमिनियम का 20 डिग्री सेल्सियस पर में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 5100 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, सबसे अधिक किसमें होता है? ठीक है, इस बात में ही लगभग देखने को मिल रहा है। बात करते हैं लोहा या स्टील कि 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड होती है। ये सब आयोग के द्वारा पूछा गया है। ठीक है, और हम कुछ डाटा इसमें देख लेते हैं। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 260 मीटर पर सेकेंड। वायु में ध्वनि की चाल अभी हमने बताया है कितना हो जाएगा। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड। भाप में बात कर लेते हैं। भाप में ध्वनि की चाल कितनी होती है? भाप, ठीक है, अगर इसका टेम्परेचर देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में ध्वनि की चाल जाएगी 405 मीटर पर सेकेंड। बात करते हैं अल्कोहल में। अल्कोहल में ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? तो 1213 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन की हमने बात कर ली है। पारा की बात करते हैं। पारा मरकरी, सिंबल क्या होता है? Hg होता है। पारा में ध्वनि की चाल हो जाएगा 1450 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जल में ध्वनि की चाल सिंबल क्या हो जाएगा? H2O। जल में ध्वनि की चाल 1493 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समुद्री जल की हमने बात कर दी, लोहा की बात कर ली। कांच में हम देखते हैं, कांच या शीशा। ठीक है, Pb इसका सिंबल होता है। प्लम्बम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 5640 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एल्युमिनियम की हमने बात कर ली। एल्युमिनियम कितना होता है? ठीक है,
ऑक्सीजन की हमने बात कर लेते हैं। वायु तो सभी गैसों का मिश्रण है, बट ऑक्सीजन में हम देखते हैं केवल ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी, 315 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, कुछ छूटा है। हमने देखा शुष्क वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड 0 डिग्री सेल्सियस पर। शुष्क वायु 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी जाएगी, 344 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन 0 डिग्री सेल्सियस पर 1284 मीटर पर सेकेंड। समुद्री जल का 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी, 1531 मीटर पर सेकेंड। तांबा के 20 डिग्री सेल्सियस में ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी, 3750 मीटर पर सेकेंड। एल्युमिनियम की 5100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कहीं कहीं आपको एल्युमिनियम का 6420 दिख जाएगा, 6420 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आयोग में दिया गया है और ये आपका जो लूसेंट है उसमें दिया गया है। स्टील का भी, स्टील या लोहा के 20 डिग्री सेल्सियस पर, देखिए जो एल्युमिनियम का ये है 20 डिग्री सेल्सियस पर 5100 मीटर पर सेकेंड जो है 20 डिग्री सेल्सियस पर। अगर एल्युमिनियम केवल देगा तो आपका 6420 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, स्टील का भी देख लेते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस पर 5130 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, कि ओवरऑल अगर पूछेगा केवल स्टील का कितना होगा, तो ओवरऑल स्टील की अगर बात करेगा या लोहा की तो हो जाएगा 5130। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का है 260 मीटर पर सेकेंड, वायु का 332 मीटर पर सेकेंड। फिर बात करते हैं भाप का, 100 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 405 मीटर पर सेकेंड। एल्कोहल का कितना होता है, तो 1213 मीटर पर सेकेंड। पारा Hg मरकरी का कितना होता है, तो 1450 मीटर पर सेकेंड। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 1493 मीटर पर सेकेंड। कांच में की बात करते हैं तो 5640 मीटर पर सेकेंड। ऑक्सीजन में कितना होता है, 315 मीटर पर सेकेंड। ये रहे इन माध्यमों में ध्वनि की चाल। ठीक है, कुछ नोट पॉइंट्स हैं, इसको देख लेते हैं। जब ध्वनि एक माध्यम से जब ध्वनि एक माध्यम से जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। ठीक है, किंतु जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है, जबकि इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। ये याद रखिएगा, कभी भी डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछ देता है। तो क्या है नोट, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्ध्य तो बदल जाती है, लेकिन जो उसकी आवृत्ति है नहीं बदलती है। ठीक है, इसलिए किसी माध्यम में
माध्यम में ध्वनि की चाल किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। ठीक है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। रीजन भी हमने बता दिया क्यों नहीं करती है। ठीक है, बात कर लेते हैं, एक पॉइंट और है। वायु में एक डिग्री सेल्सियस पर ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, वायु में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल में 0.61 मीटर सेकेंड बढ़ जाती है। यही कारण होता है कि गर्मियों में ध्वनि की चाल अधिक हो जाती है और ठंडी में इसकी चाल कम हो जाती है। ठीक है, ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। डेसिबल, ठीक है, डेसिबल होता है। बात कर लेते हैं कुछ स्रोतों का और उसकी जो डेसिबल है तीव्रता कितनी थी उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ध्वनि स्रोत और उसकी तीव्रता डेसिबल में। ठीक है, ध्वनि स्रोत और उसकी तीव्रता डेसिबल में। बात करते हैं फुसफुसाहट, फुसफुसाहट में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो 15 से 20 डेसिबल, 15 से 20 डेसिबल। साधारण बातचीत, साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो 30 से 60 डेसिबल। ठीक, गुस्से में बातचीत या झगड़े, गुस्से में बातचीत या झगड़ा भी कर सकते हैं इसको, ध्वनि की तीव्रता कितनी हो जाएगी? तो 70 से 80 डेसिबल। ठीक है, ट्रक मोटरसाइकिल की बात करते हैं, ट्रक हो या मोटरसाइकिल हो, मोटरसाइकिल
तीव्रता, ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? 90 से 95 डेसिबल। 90 से 95 डेसिबल की ध्वनि ये निकालते हैं। यंत्र कारखाने की बात कर लेते हैं। यंत्र कारखाने में कितनी ध्वनि डेसिबल निकलती है? तो 100 से 110 ध्वनि तीव्रता डेसिबल होती है। ऑर्केस्ट्रा में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 110 से 120 डेसिबल। जेट विमान की बात करते हैं। जेट विमान में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 140 से 150 डेसिबल की ध्वनि तीव्रता होती है। बात कर लेते हैं विद्युत मोटर के विद्युत मोटर की, इसका होता है 110 डेसिबल। ठीक है। सायरन में कितनी निकलती है? जो हार्न होते हैं 110 से 120 डेसिबल। ठीक है। मशीन गन की बात कर लेते हैं। मशीन गन से 170 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि निकलती है। मिसाइल, जेट विमान 140 से 150 या मिसाइल का देख लेते हैं। मिसाइल 180 डेसिबल की ध्वनि तीव्रता निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार इसको हम सरसरी निगाह से देख लेते हैं। बात करते हैं फुसफुसाहट में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो 15 से 20 डेसिबल की। साधारण बातचीत में 30 से 60, गुस्से में बातचीत या झगड़े में 70 से 80, ट्रक या मोटरसाइकिल 90 से 95, यंत्र कारखाने में 100 से 110, ऑर्केस्ट्रा में 110 से 120, जेट विमान 140 से 150। फिर बात करते हैं विद्युत मोटर का 110, सायरन का 110 से 120। ठीक है। मशीन गन की बात करते हैं 170 डेसिबल, मिसाइल के 180 डेसिबल। ये रहे कुछ ध्वनि स्रोत और उसकी तीव्रता। हालांकि WHO के अनुसार WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मानव के लिए सर्वोत्तम ध्वनि
45 डेसिबल 45 डेसिबल की होती है, ठीक है। और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ध्वनि 75 डेसिबल होती है, ठीक है। मानव श्रवण की क्षमता कितनी हो सकती है, मतलब मानव कितनी डेसिबल तक की ध्वनि सुन सकता है, तो मानव श्रवण क्षमता 130 डेसिबल, ठीक है। हालांकि उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कितनी 75 डेसिबल है, लेकिन सुन कितना सकता है, 130 डेसिबल तक सुन सकता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, 85 डेसिबल से अधिक सुनता है तो 85 डेसिबल से अधिक सुनता है तो यह व्यक्ति को बहरा बना देता है, ठीक है। व्यक्ति को बहरा बना देता है, ठीक है। और बात करते हैं जब 150 डेसिबल की ध्वनि, 150 डेसिबल की ध्वनि व्यक्ति को पागल बना सकती है, पागल बना सकती है, ठीक है। ये रहे कुछ ध्वनि से अक्सर एग्जाम में उठने वाले क्वेश्चन पर आधारित कुछ फैक्ट। हम कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें देख लेते हैं ध्वनि से रिलेटेड। वैसे तो ध्वनि के आवृत्ति परिसर पर आधारित ध्वनि की आवृत्ति परिसर पर आधारित ध्वनि 3 प्रकार की होती हैं, श्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, ठीक है। श्रव्य तरंगे में क्या होता है, इसमें आवृत्ति परिसर कितनी होती है, मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का जो परिसर होता है लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। हर्ट आवृत्ति क्या होती है, कंपन होती है, हमने बताया था आवृत्ति क्या होती है, प्रत्येक सेकंड जितनी बार कंपन करती है वही उसकी आवृत्ति कहलाती है, ठीक है। और इससे कम 20,000 से जो कम अगर रहेगी तो इसकी तरंगे की ध्वनि को व्यक्ति नहीं सुन सकता है, ठीक है। और अवश्रव्य तरंगों की बात कर लेते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स, इंफ्रासोनिक वेव्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियां होती हैं, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियां होती हैं, ठीक है। इसको ये तो मानव श्रवण के लिए, मानव श्रवण में सक्षम है, मतलब मानव सुन सकता है, ठीक है।
और इसको कौन सुनते हैं? तो इसमें आती है व्हेल, गैंडा, तथा हाथी। ठीक है, हाथी। अक्सर देखा जाता है जब पृथ्वी में भूकंप आती है तो उससे पूर्व ये सब जानवर क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं और इनमें हलचल होने लगती है, वे एक जगह से दूसरी जगह भागने लगते हैं। ठीक है, वे अपशब्द रंगों का ही सुन पाते हैं, तभी वो इधर उधर भागने लगते हैं। ठीक है, बात करते हैं पराश्रव्य, तो इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रा सोनिक, अल्ट्रा अल्ट्रासोनिक वेव्स, ULTRA, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, इसमें होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो, इसको क्या बोल सकते हैं, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति होती है, से अधिक की आवृत्ति होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, 20 हर्ट्ज से कम, यहाँ पर कम का सिंबल रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की। ठीक है, इसमें आते हैं डॉल्फिन, 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 चमगादड़, चमगादड़। ठीक है, ये सब जानवर आते हैं। अगर हम बात करते हैं इन ध्वनियों के प्रयोग की, तो जो पराध्वनिक उच्च आवृत्ति की तरंगे हैं, ये अवरोधों की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती हैं। उद्योगों तथा चिकित्सा के क्षेत्र में ये पराध्वनियाँ व्यापक रूप से प्रयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, ये अल्ट्रासोनिक या पराध्वनि जो होती है, हृदय के विभिन्न अंगों या भागों से प्रवर्तित कर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। ठीक है, तो हम इसको किस में उपयोग करते हैं, जो हृदय के लिए इकोकार्डियोग्राफी होता है, ECG, इकोकार्डियोग्राफी जो होता है, ये पराध्वनिक पराश्रव्य तरंगों के द्वारा ही होता है। ठीक है, और पराश्रव्य तरंगों के द्वारा हम सोनार का भी प्रयोग करते हैं। सोनार, सोनार क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, परासोनिक अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजा जाता है। यदि वह टकरा कर वापस आ जाती हैं तो हम पता कर सकते हैं कि वहाँ पर कोई मतलब ठोस वस्तु है। अगर टकरा कर वापस नहीं आती है तो हम समझते हैं कि वहाँ पर कोई वस्तु नहीं है। ठीक है, अब हम कुछ और फैक्ट्स के देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बोलता हूँ कि मैं एक टीचर नहीं हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो एज ए स्टूडेंट मैं जितना सीखता हूँ उसी में से आप लोग को भी कुछ लेके आता हूँ। ठीक है, ये हमारे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अक्सर एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ज़्यादा फालतू में चीज़ें इधर उधर की नहीं बताता रहा हूँ, आप खुद देख सकते हैं कि इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद आपका एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से सब मिल जाती है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं जो ध्वनियाँ होती हैं, जो संगीत में पद्धतियों में
जो विभिन्न आवृत्तियों वाले टोन होते हैं उसमें उनकी आवृत्ति कितनी होती है उनको हम देख लेते हैं। तो उसकी हम चर्चा करते हैं यहाँ पर। भारत की संगीत पद्धति में 7 टोन्स, ठीक है, होते हैं और उनकी आवृत्तियां हर्ट्ज में इस प्रकार हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से हैं। तो होता है सा रे गा मा पा ध पा ध नी। ठीक है, सा रे गा मा पा ध नी, यह होता है 7 टोन्स। इसी पर सभी ध्वनियां निकाली जाती हैं। हम बात कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सा की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितनी होती है तो 265 हर्ट्ज होती है, सब हर्ट्ज में है। रे का कितना हो जाएगा तो 294 और गा का हो जाएगा 330, माँ का हो जाएगा 349, पा का आवृत्ति हो जाएगी 392, धा का हो जाएगा 440 हर्ट्ज और नी का हो जाएगा 494 हर्ट्ज। इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है कि जो ध्वनि की 7 टोन्स होती हैं, पद्धतियाँ होती हैं, उसमें सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है। तो आप देख सकते हैं जो नी की आवृत्ति है वो 494 सबसे अधिक है। और सबसे कम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सा की जो है 265 सबसे कम है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता है। और माँ का भी पूछ सकता है, इसमें से किसी का भी सीक्वेंस देखकर आपको पूछ सकता है कि किसमें किसकी अधिक किसी कम हो सकती है। ठीक है, बात कर लेते हैं विकिरणों का तरंगदैर्घ्य के संदर्भ में उनका क्रम कैसे होता है। तो आइए उसको भी हम देख लेते हैं। विकिरणों का तरंगदैर्घ्य के संदर्भ में में आरोही कर लीजिए, अवरोही क्रम कोई भी एक सीक्वेंस में बता रहा हूँ, तो वहां से आप इसको निकाल सकते हैं। कुछ भी पूछेगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अवरोही क्रम क्या होता है तो देखिए आप। रेडियो तरंगे ठीक है सबसे अधिक होती है, इसकी तरंग सबसे अधिक होती है। इसके बाद माइक्रोवेव, फिर इसके बाद अवरक्त विकिरण, या विकिरण। इसके बाद दृश्य प्रकाश। ठीक है, इसके बाद परावैंगनी विकिरण,
विकिरण, फिर इसके बाद एक्स किरणें, एक्स किरण, फिर सबसे कम जो है गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य होती है। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर 2-3 आपको 4 ऑप्शन दे देगा इसी में से और पूछेगा इनके अवरोही क्रम में, अवरोही या अवरोही क्रम में सीक्वेंस को बनाइए कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी है। फ्रेंड्स एक बार हम बता दे रहे हैं, अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगी वह हो जाएगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम और लास्ट में सबसे कम। ठीक है। और आरोही अगर पूछेगा, आरोही की अगर बात करेगा इस सीक्वेंस में, तो इन्हीं को हम उल्टे क्रम में लिख देंगे। गामा किरण फिर हो जाएगा एक्स किरण, फिर पराबैंगनी किरण, देश प्रकाश, अवरक्त किरणें, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो तरंग। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। अगर हम यहाँ पे देखें जो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसकी होती है, तो रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। बात करते हैं सबसे छोटी की, सबसे छोटी या सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, तो गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये सब डाटा आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरे द्वारा बोलने में या किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे आप बताएंगे तभी हमारी जो गलतियाँ होंगी मैं पहचान सकूँगा और उससे सुधार सकूँगा। मैं बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह की स्टूडेंट हूँ और मैं भी प्रिपरेशन के साथ मैं कुछ पार्ट टाइम वीडियो बनाकर आप लोग के लिए यूट्यूब पर डाल देता हूँ। फ्रेंड्स अपने छोटे भाई समझ करके मेरे द्वारा जो भी गलतियाँ हैं उसको प्लीज़ बताइएगा, नज़रअंदाज मत कीजिएगा। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।